नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ा है, लेकिन हम आपको बता दें कि आज एजेंडे में हमारे दो अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा धारा 370 को लेकर के देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। खासतौर से जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वहां कुछ ज्यादा जो है इसको लेकर के राजनीति हो रही है। इसके अलावा हमारे साथ एक दूसरा अहम मुद्दा है, जैसा कि जिसे ये कहा जा सकता है कि पिछले एक लंबे समय से गुजरात में एक लड़की की जासूसी का मामला सामने आया। उसके बाद से बराबर इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, एक दूसरे को ये वार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरह के इशारे, जिस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले की सरकार जांच करवाएगी, उससे बीजेपी काफी नाराज है। तो ये दो अहम मुद्दे हैं, हम इस पर बातचीत करें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 370 पर, जो एक बहस छिड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहां पर उन्होंने धारा 370 को लेकर के एक बयान दिया, जिसने एक बहस को छेड़ दिया है। हालांकि ये कोई नई बहस नहीं है। इससे पहले भी लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पूरे मामले पर जब अपना बयान दिया था, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच में एक बार फिर से बयानबाजी हुई थी। और अब चूंकि नरेंद्र मोदी ने बोला है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, इस वजह से इस पर बहस हो रही है। कई तरह के सवाल हैं कि आखिर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है, इसके क्या मायने निकाले जाएं। साथ ही साथ जो बीजेपी का अपना इस मुद्दे को लेकर के एजेंडा है, क्या बीजेपी अपने इस एजेंडे को लेकर के नर्म पड़ रही है? आखिर उसकी नरमी की क्या वजह हो सकती है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हरिकेश बहादुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान एडवोकेट शिराज कुरैशी हैं, बीजेपी के नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ तीसरे खास मेहमान अश्विनी कुमार सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा, जिसको लेकर के इस तरह की बहस छिड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में इसके साथ साथ एक और चीज का उपयोग होता है, वो होता है धारा 370 का। भाइयों बहनों, संविधान के तहत राजनीतिक पटल पर धारा 300 रहे न रहे, उसकी डिबेट चलती है, चलती रहेगी। लेकिन अब समय की मांग है कि जनता जनार्दन के संदर्भ में, यहां के लोगों के हितों के संदर्भ में, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकार के संदर्भ में, कम से कम जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। चर्चा का करने को तैयार नहीं। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कम से कम इस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी नरेंद्र मोदी के इस बयान पर जिस तरह से सियासत हो रही है, बचाव में उतरी है, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में बीजेपी का बचाव करना किस तरह से, आइए देखते हैं, सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के विकास में रोड़ा है, ये बात सच है। और 370 के चलते जम्मू कश्मीर प्रगति की मुख्यधारा में, प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में नहीं शामिल हो पा रहा है, ये भी सच है। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला साहब को, वहां की राजनीतिक पार्टियों को ये लगता है कि 370 रहना चाहिए, तो भैया उसका आकलन कर लो। 370 के रहते अगर बेरोजगारी बढ़ी है, बदहाली बढ़ी है, 370 के रहते जम्मू और कश्मीर प्रगति की मुख्य धारा से कटा है, तो उसके बावजूद भी आप रखना चाहते हो तो एक बार आकलन होना चाहिए।
तो उसका आकलन करके अगर वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाभ का सौदा है तो आप उसे रखो, अगर नुकसान का सौदा है तो जिद की बात नहीं, आप उससे मुक्ति पाओ। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस पूरे मामले पर एक तरह से बचाव की मुद्रा में यहां पर नजर आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि देश को बांटने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। कई तरह के जो है बयान सामने आए हैं, लेकिन चूंकि हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं, अश्वनी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस पूरे मामले पर बयानबाजी हो रही है, आखिर बीजेपी का जो स्टैंड है उसमें अचानक ये जो नरमी आई है, अब बहस की बात हो रही है। कल तक आप इस बात पर अड़े हुए थे, ये कह रहे थे कि जो है इस धारा 370 को खत्म किया जाना चाहिए, सरकार में जब वो आएंगे तो इस धारा 370 को खत्म करेंगे, लेकिन आज बहस की बात कर रहे हैं। मजबूरी क्या नजर आती है? देखिए अंसर, अगर इस पहलू को अगर आप दूसरे तरह से देखें, आप अगर नरेंद्र मोदी ने, आप इसे नरमी कह रहे हैं, जिस तरह से इसे बीजेपी के स्टैंड में नरमी के तौर पर पेश किया जाता है, मैंने जो मोदी की बाइट सुनी है, जो उनका कहना था, उससे कहीं ये नहीं लगता है कि बीजेपी के स्टैंड में नरमी आई है या उन्होंने अपना रुख बदला है। नरेंद्र मोदी ने एक साफ सी बात कही कि साहब इस पर बहस होनी चाहिए, ये देखा जाना चाहिए कि क्या इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा हुआ है, क्या उनके हित में फायदा हुआ है, क्या उन्होंने तरक्की की है, क्या वो आगे बढ़े हैं, जिसलिए स्टेटस दिया गया था, विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, क्या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हुए हैं। तो इसको अगर हम ये कहें कि नरमी आई है तो मुझे कहीं नरमी नजर नहीं आती इस स्टैंड में। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की हम बात करें, वहां पर इस बयान को लेकर के जो है काफी नाराजगी पाई जा रही है। उनका साफ तौर पे यह कहना है कि देश को बांटने की सियासत हो रही है। नहीं, जब ये कहा जाता है कि देश को बांटने की सियासत हो रही है, तो किस तरह से बांटने की सियासत हो रही है? सिर्फ एक कहने भर से बांटने की सियासत का रूप नहीं ले लेती। जो लोग इस तरह की बात कहते हैं कि देश को बांटने की सियासत हो रही है, उन्हें बताना चाहिए कि अगर आर्टिकल 370 खत्म हो जाता है या उसको लेकर बहस होती है तो कैसे देश बच जाएगा। ये सिर्फ ये कह देना भर काफी नहीं है कि देश को बांटने की सियासत हो रही है। अरे साहब बताइए ना कि कैसे देश को बांटने की सियासत हो रही है। अगर संविधान में एक व्यवस्था की गई थी, अगर उस व्यवस्था को आज खत्म किया जाता है, जो कि टेम्परेरी व्यवस्था थी, ये परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, जब एक टेम्परेरी व्यवस्था को आप खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं तो देश को बांटने की सियासत हो रही है। अरे साहब आधार दीजिए कि इस तरह से देश बढ़ जाएगा, ये कारण होंगे जिनकी वजह से देश बटेगा। ये सिर्फ ये कह भर देना काफी नहीं है कि देश को बांटने की सियासत हो रही है। ये राजनीतिक जुमला हो सकता है, ये कुछ लोगों को खुश करने के लिए, अपीस करने के लिए एक सियासी जुमला हो सकता है, लेकिन अगर इसको रैशनैलिटी के लेवल पे देखें, अगर इसको तर्क संगत तौर पर देखें, तो कहीं इसके आधार भी तो दीजिए। सिर्फ कहने भर से आपके कुछ नहीं हो जाएगा। शिराज, मजबूरी क्या है यहाँ पर? क्यों आखिर ये नरमी देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल ये नरमी की बात नहीं है। ये हमारे देश की अस्मिता की और देश की एकता की बात है। आप उसको बड़े गौर से देखिए। जो अनुच्छेद 370 बनाया है, उससे क्या वाकई में कश्मीर के जो आवाम है उसका भला हुआ है? इस बात को तो आपको आकलन करना पड़ेगा। या आपने किसी को केवल खुश करने के लिए आपने 370 का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं? इस बात को, दोनों में फर्क करना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर आप उसको जमीन पे जाके बात करते हैं और स्ट्रेटेजिकली उसको आप सोचते हैं या देखते हैं, गौर करते हैं उनके फैक्ट्स पे, क्या कश्मीर की आवाम आज भारत के साथ, ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं मिक्सअप नहीं हो पा रही है? ये तो सवाल यही है ना कि एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है वो जगह ऐसी है जहां पर जो भी आप कदम उठा रहे हैं, जो आपकी नीतियां बनती हैं, तमाम नीतियों में इस चीज का ख्याल रखा जाता है। जम्मू कश्मीर को इसी के मद्देनजर अगर कोई विशेष दर्जा दिया गया है तो यही कारण है उसका। मैं इस बात में आपको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करूंगा कि हम बार बार जम्मू कश्मीर को सेंसिटिव स्टेट क्यों बोलते हैं? क्या वो भारत का अंग नहीं है? वो भी तमिलनाडु के बराबर है, केरल के बराबर है, मध्य प्रदेश के। वही मैं आपसे कर रहा हूं, बार-बार वो मीडिया में ये बात उछाल के या जनता को भ्रमित करके कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है। क्यों है भाई? जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, उसकी भी वही हैसियत है जो मध्य प्रदेश की, उड़ीसा, बिहार की, तमिलनाडु की है, हमारे केरल की, नागालैंड की, मिजोरम की, मेघालय की। वही जम्मू कश्मीर की स्थिति है। और जम्मू कश्मीर का हर नागरिक भारत के हर नागरिक के बराबर है, उसको वही हक मिले हुए हैं, वही हुकूक मिले हुए हैं जो भारत के हर नागरिक को मिले हुए हैं। तो आप बार बार उसको ये बोलेंगे कि भाई सेंसिटिव स्टेट है, तो इसका कहीं ना कहीं दूसरे आदमी को भी लगेगा कि यार वास्तव में कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हरिकेश जी, इस चीज को कैसे देखा जाए?
देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मामला है वो उसको सेंसिटिव बना दिया है। पिछले 60-65 सालों का जो इतिहास है उसमें बन गया है। उसकी वजह यह है कि उसको लेकर के बार बार पड़ोसी देश के साथ संघर्ष भी होता रहता है और वहाँ की जो राजनीतिक हालात हैं वो अपनी जगह पर जैसी हैं, आपको सबको मालूम ही है। जहाँ तक आर्टिकल 370 का सवाल है, ये एक विशेष परिस्थिति में आर्टिकल दिया गया था और उस समय भी ये था कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इससे बाद में इससे अगर छुटकारा मिल सकता हो तो लेना चाहिए, कुछ इस तरह की बात आई थी। तो अब सवाल ये है कि इसका मूल्यांकन अगर हो कि ये कहाँ तक बेनिफिशियल है, ये रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, या इससे देश को क्या फ़ायदा नुकसान है, इस सब बातों का ठीक ढंग से एक विश्लेषण करके तभी उस पर कोई फैसला लेना चाहिए। इसमें कोई जल्दीबाजी में कोई फैसला लेना भी ठीक नहीं है। उससे जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसने तो हमेशा अपने एजेंडा में ही रखा था कि इसको हटाना है। तो अब वो हटाने की बात जो कहते रहे, उसमें अभी मिस्टर नरेंद्र मोदी जो जा कर के वहाँ पर बोले हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, बहस हो जाए। दोनों पक्ष में जो भी लोग जैसा समझते हैं अपनी बात कहें, क्योंकि और किसी ने तो ये सवाल कभी खड़ा नहीं किया कि इसको हटाया जाए। ये सवाल खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने। तो अगर इस पर बहस चाहते हैं तो कोई खास मुद्दा अगर है तो जो हटाने की बात करते हैं, बेहतर है कि पहले बहस करें और लोगों की सबकी राय जाने और वहाँ के लोगों की भी राय जाने, उसके बाद उस पर बात करें। तो एक तरह से तो ये भी आप कह सकते हैं कि अगर बहस के बाद इसको खत्म करने या ना खत्म करने की बात है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में डाइल्यूट हो शुरू हुई, हम ये चाहते हैं। हाँ, तो ठीक है, वो ठीक है, बहस शुरू हुई तो इसका मतलब उनके एजेंडा में वो डाइल्यूट हो गया। जो उनके 2-3 खास एजेंडा में बातें थी उसमें एक पॉइंट डाइल्यूट हुआ है, क्योंकि अब ये बहस का विषय उन्होंने बताया है। तो बहस हो, उसमें कोई बुराई तो है किसी चीज में। चलिए, मनीष तिवारी चूंकि सरकार पे मंत्री हैं, अब वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, वो सुनते हैं। Esteemed Prime Ministerial nominee, the manner in which they speak about Article 370 and Article 371 makes me conclude that they've neither read the Constitution of India or nor have they cared to pay attention to detail. Article 370 and 371 are provisions which integrate various regions of India into the national mainstream. That it completely reveals their doublespeak. 10 years ago, 5 years ago, 1 year ago, you would hear the BJP talking about abrogating Article 370. Now they are talking about a debate on Article 370. अश्वनी, जिस तरह से यहाँ पर जो है हमने सरकार का बयान भी सुना और दोनों तीनों मेहमानों की बात यहाँ पर सुनी, लेकिन एक चीज ये समझ में नहीं आती कि आज नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। एनडीए की सरकार इससे पहले रही है, उस वक्त इस चीज को लेकर के कोई बहस नहीं हुई। उस वक्त ये नहीं कहा गया कि इस मुद्दे को खत्म किया जाना चाहिए या नहीं खत्म किया जाना चाहिए, बल्कि उस वक्त जब आप सत्ता में आते हैं तो उस चीज को साइडलाइन कर देते हैं। आखिर ये क्या चीज है? ये पूरी बात नहीं है अंजर। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, अगर इतिहास को थोड़ा सा टटोलें तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, अगर मैं बताऊं जो 6.5 साल का कार्यकाल रहा है 2 टर्म्स में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का, उस दौरान भी इसको लेकर कई बार कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पत्रकारों ने सवाल उठाए, पार्टी के नेताओं से, सरकार के मंत्रियों से, सरकार के प्रवक्ताओं से, पार्टी के प्रवक्ताओं से बार बार पूछा गया कि साहब आपका ये फर्म स्टैंड था आर्टिकल 370 को लेकर, अब आप इससे बैक ट्रैक क्यों कर रहे हैं? तो ये कहा गया कि हम पूर्ण बहुमत में नहीं है, हम इंडिया में जो हम इंडिया के साथ सरकार चला रहे हैं, हमने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है। आप इस बात को याद कीजिए, बार बार ये कहा गया इनकी तरफ से, भाजपा और भाजपा सरकार के जो भाजपा के मंत्री थे, भाजपा कोटे के मंत्री थे, उनकी तरफ से बार बार कहा गया कि हमने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसके तहत ये सरकार चल रही है, लिहाजा हमने इसे अभी साइडलाइन कर दिया, रख दिया है, लेकिन हमारा मुद्दा छूटा नहीं है। अगर आज भी देखें तो आज भी जिस तरह की बीजेपी नेताओं की सफाई है, उसमें भी ये बार बार कहा गया है
कि हमने इस मुद्दे को, पार्टी के स्टैंड में कोई डिविएशन नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। जहां तक अगर अगर मेरी आप राय को माने तो जो मोदी का बयान से मुझे समझ में आता है, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि पार्टी इस पर बैक ट्रैक करे या माइल्ड टोन में उन्होंने बोला। उन्होंने कहा साहब इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, इस पर डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए कि क्या ये मुद्दा जो है वो ये जो स्पेशल स्टेटस दिया था इससे लोगों का भला हुआ है। यानी इसका साफ संदेश जाता है कि उस मुद्दे को वो फिर से उठा रहे हैं, परोक्ष तौर पर ही सही, लेकिन उठा रहे हैं। जी शिराज, देखिए ये मुद्दा राजनीति से इसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है। हम मुल्क की जो यूनिटी है उसकी बात कर रहे हैं और मुल्क के हर शहरी की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि वह विकास नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल, तमाम चीजें नहीं हो पा रही। जब आप किसी को स्टेटस आप देते हैं, स्पेशल स्टेटस, इसका मतलब ये निकलता है कि वो आपसे कहीं ना कहीं जुदा है। एक दिमाग में जो ख्याल आता है, जो एक साइकोलॉजिकल आपके पास क्वेश्चन आता है, तो कश्मीरी जो हमारा भाई है वो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात आ रही है कि हम हिंदुस्तान से अलग हैं। क्योंकि सिराज साहब को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहूंगा। देश में कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर विशेष राज्य विशेष दर्जे दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, कई जगह पे बिल्कुल और वहां की जो ट्राइब्स हैं उनकी जरूरतों के हिसाब से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल सही बात है आपकी। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो आप कश्मीर को एक अलग नजरिए से क्यों पेश कर रहे हैं? कश्मीर भी हिंदुस्तान का अंग है और अगर आप उसके कश्मीरी को, जो हमारा भाई है, उसको हिंदुस्तान में आने की आपको इजाजत है, आपको भी वहां जाने की इजाजत होनी चाहिए, वहां आपको जमीन खरीदने की इजाजत होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस पे बहस होनी चाहिए इस तरह से? किसको? बल्कि मुझे ये नहीं लगता कि बहस होनी चाहिए, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि अनुच्छेद 370 जो है वो संविधान से अलग ही हो जाना चाहिए और पूरे मुल्क को एक जोड़ते हुए सभी नागरिकों को, सभी शहरियों को, सभी सिटीजन्स को समान रिस्पेक्ट और समान हुकूक और समान अधिकार मिलना चाहिए। हरिकेश जी, क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान है जितना कि शिराज बता रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उस पूरे एरिया को देखा जाए, वहां पर कहीं ना कहीं एक तरह से इसी चीज को लेकर के कई जंगें हुई हैं भारत पाकिस्तान के बीच में। जो हिस्सा हमारा पाकिस्तान के हिस्से में कब्जे में है इस वक्त, उसे हम हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारे उस इलाके पे जबरदस्ती दावा करता रहता है। देखिए, ये सोच हो सकती है कि इसको हटा देना चाहिए। हाँ, किसी की भी सोच हो सकती है। लोकतंत्र में अपने ढंग से बात करने और सोचने की फ्रीडम है लोगों को, लेकिन इसमें कुछ बातें जरूर हैं। जैसे इस तरह का प्रिविलेज कई दूसरे स्टेट्स के पास भी है। तो अब सवाल उठता है कि जब आप प्रगति से जोड़ करके इस बात को देखते हैं कि आप वहाँ जमीन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को इंडस्ट्री लगानी है, तो अब इसमें क्या पॉलिसी है एग्जैक्टली हमको इसके बारे में ठीक जानकारी नहीं है, पहले मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर ये बात हो कि अगर कोई, आप मान लीजिए एक इंडस्ट्री वहाँ खड़ा करना चाहते हैं और इंडस्ट्री अगर खड़ी होती है तो उस प्रदेश का विकास भी होगा, लेकिन आप वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। तो अगर सरकार जमीन देती है मान लीजिए और कहती है कि आप आइए इंडस्ट्री लगाइए, तो वो जो इंडस्ट्री लगाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट होगा उसकी तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी एक तरह से इस प्रकार की कुछ होगी कि वो उस पर उतना अधिकार वो नहीं रख सकता है जितना कि देश के दूसरे हिस्सों में वो रखता है। क्योंकि उसको अगर मान लीजिए सरकार ने ही उससे मुहैया कराई हो जमीन, तो जमीन उसकी तो नहीं होती क्योंकि कानून ऐसे हैं। तो अगर ये अवरोध होगा, इस तरह का अवरोध होगा, तो ऐसे कई सूबों का विकास रुक सकता है। ये केवल कश्मीर की बात नहीं है, उन सूबों में भी जहाँ पर दूसरे, जैसे हिमाचल को लेकर वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, तो उन सूबों में यह भी स्थिति है कि या तो आप कह सकते हैं कि कोई बड़ी इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती वहाँ का जो भौगोलिक सारा स्थिति है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, उसके हिसाब से वहाँ पर नहीं लग सकती। लेकिन जिस तरह की भी लग सकती हो, उससे लगाने वाले अगर उनको ये नहीं लगेगा कि हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्रिएट होगी, तो वो आसानी से नहीं जाएंगे। तो उससे तो विकास के अवरोध में विकास के अवरोध का रास्ता खुलता है। लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर किसी और तरीके से लोग वहाँ जाएं और उनको कन्विंस करके भेजा जाए तो विकास नहीं, लेकिन होगा। जिस तरह की सियासत इस पूरे मुद्दे पर देखिए, सियासत की पीडीपी कहती है कि नहीं साहब, ये एक कानून है, वही बात मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। हाँ, ये अगर खत्म भी होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से खत्म होगा। हाँ, अब एक्चुअली लॉ के जो लोग हैं वो बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए उसको आप खत्म भी करना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि 2/3 बहुमत से पहले तो
लोकसभा राज्यसभा में पास हो, और उसके बाद देश की कम से कम 50% असेंबली उसको पास करें मिनिमम, तभी जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा बदलाव जो कि बहुत फंडामेंटल चेंज होता है वो इस तरह का चेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इस आर्टिकल की क्या पोजीशन है, ये कोई लीगल एक्सपर्ट ही से बताएगा कि क्या वो इस तरह की स्थिति है। देखा जाए साफ तौर पर मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है, वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी स्क्रैप्ड, इवन पार्लियामेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंटली मैंडेटेड टू रिवाइव और स्क्रैप इट। वो बात ठीक है। हाँ। पार्लियामेंट अकेले, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसको अकेले कानून उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। वही मैंने आपसे कहा कि 2/3 बहुमत से पहले पार्लियामेंट पास करती है, फिर मिनिमम 50% असेंबली भी उसको रेटिफाई करती है, तब वो चेंज होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। तो अगर उस कैटेगरी का ये है तब तो इजीली पार्लियामेंट नहीं इसको खत्म कर पाएगी। अभी कैटेगरी इसकी एक्चुअली क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ही बता सकेंगे। वकील साहब बताएं क्या है। देखिए, बात कानूनी दांवपेच की उतनी नहीं है जितनी इच्छा शक्ति की है। हाँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पोजीशन है और उसको माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 80 से ज्यादा अमेंडमेंट हो भी चुके हैं और बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हुए हैं। हाँ। तो ये भी हो सकता है। बात कानूनी उलझन की नहीं है। हाँ। बात है हमारी इच्छा शक्ति की। हाँ। देखिए, जैसे अभी अश्विनी जी ने बताया कि दूसरे स्टेट्स में भी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, परंतु क्या नागालैंड में भारत की आईपीसी नहीं चलती, हिंदुस्तानी आईपीसी? क्या नागालैंड के अंदर या मिजोरम के अंदर या अरुणाचल प्रदेश के अंदर जहां पे इस तरह की बातें हैं उन स्टेट्स में, और हिमाचल भी उसमें शामिल है, क्या उसके अंदर भारत की आईपीसी लागू नहीं है, या सीपीसी लागू नहीं है, या इंडियन एविडेंस एक्ट वहां लागू नहीं है? फर्ज कीजिए कि मैं एक कानून का व्यवसायी हूं, एडवोकेट हूं, या किसी ने कुछ वहां पे कानूनी दांव पेच में फंस गया वो कश्मीर में, तो उसको ये सारे कानून लागू ही नहीं होंगे वहां पे, उनके लिए वो अलग सारे कानून हैं। जबकि ऐसी पोजीशन नागालैंड या हिमाचल प्रदेश या अन्य दूसरे राज्यों में नहीं है जहां इस तरह की बातें हैं। तो कश्मीर का स्थिति उन राज्यों से थोड़ी सी अलग है। तो हम लोगों का सीधा सा कहना है कि पूरे भारत के जितने भी स्टेट आप मानते हैं कि स्थिति अलग है कश्मीर की? कश्मीर की अलग है, मानते नहीं है, वो तो हर मामले में उनको नहीं आप कानून नहीं बना सकते, मतलब यहाँ का कानून ही लागू नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे LLB की, मैं यहाँ पे भारत के किसी भी राज्य में अपनी वकालत कर सकता हूँ, पर मुझे अगर कश्मीर में वकालत करनी है तो मुझे थोड़ा सा उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कानून पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तो एक अजीब सी बात हो गई कि हिंदुस्तान में रह के ही आप एक पैरेलल व्यवस्था चला रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। अरे वहाँ तो चीफ मिनिस्टर पहले प्राइम मिनिस्टर कहे जाते थे। जी 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 जी, वो तो अब जो अभी उनका नाम मुख्यमंत्री हुए, नहीं तो वो प्रधानमंत्री कश्मीर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे गुजरात में युवती के जासूसी का मामला सुर्खियों में है। केंद्र सरकार, गुजरात सरकार आमने सामने है। इस पूरे मामले पर जमकर एक दूसरे की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। आइए पहले सुनवाते हैं, चूंकि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस बात का ऐलान किया है, इशारा किया है कि इस पूरे जासूसी कांड का खुलासा और इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो स्टेट मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। इस चीज को लेकर के दोनों ही, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। यही वजह है कि शिंदे के बयान से बीजेपी काफी नाराज है। क्या कुछ कहा है मुख्तार अब्बास नकवी ने, वो सुनते हैं। गृह मंत्री जी ने एक बयान दे दिया कि साहब वो जांच करेंगे। अरे भैया, आपको अगर संवैधानिक व्यवस्था की ज्ञान नहीं है, आप देश में जो संघीय ढांचा चल रहा है उसका ज्ञान नहीं है, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी उस मामले में जांच कर रहा है, आप मान न मान मैं तेरा मेहमान, आप बीच में कूद पड़े। ये ठीक उसी तरह से कूद पड़े जिस तरह से एक बार आपने कह दिया था
कि जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी घटना नहीं है बल्कि भारत प्रायोजित आतंकवादी घटना है। बाद में आपने संसद में माफी मांगनी पड़ी, फिर आपने उसी तरह की गलती की है, जानबूझकर की गई गलती है। इस तरह की साजिशों का सैलाब कांग्रेस को और इसकी सरकार को ले डूबेगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। जिनके पास मुद्दे नहीं होंगे वो बराबर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे लोग। हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। एडवोकेट शिराज, आखिर किस तरह से देखा जाए, क्या आप इस पूरे मामले पर अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जांच होनी चाहिए, तो परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी वाली बात नहीं है। बात यह है कि आपको जब एक बार ऑलरेडी उस चीज पे जांच चल रही है तो दोबारा से जांच आप किस प्रोविजन में गठित करोगे, ये तो बता दें आप कृपया करके। या केवल आपने इसको एक राजनीतिक स्टैंड के रूप में, राजनीतिक बयानबाजी के बारे में कुछ भी बात कर दी है। आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए तो हैं। आपको लगता है कि राजनीति हो रही है इस पे? बिल्कुल, किसी एक नरेंद्र मोदी जी की छवि को धूमिल करने के लिए ये षड्यंत्र है और साजिश है स्पष्ट रूप से। क्योंकि बड़ा स्पष्ट है कि जब आपने ऑलरेडी उसके ऊपर एक जांच कमीशन बिठा रखा हुआ है, उस पर जांच चल रही है ना, तो आपने अब किस प्रोविजन में आप जांच बिठा लोगे, कृपया ये तो जनता को बता दीजिए। या आपने खामोखा की बयानबाजी ऐसी कर दी है। आपको नहीं लगता कि मशीनरी का बेजा इस्तेमाल हुआ, गवर्नमेंट मशीनरी का? हाँ, उस सिलसिले में तो मैं कैसे बता सकता हूं, ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूं। तो चूंकि जब जांच दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो सुनते हैं। भी कानून का उल्लंघन होता है तो जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसको कार्रवाई करना चाहिए। ये तो वही है कि जो जुर्म करता है वही तय कर दे कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा और उसका जजमेंट कौन देगा। अगर आरोपी ही सब तय करेंगे तो फिर ये तो एक डिक्टेटर का जो हाल रहता है वही है। हम तो इतना जानना चाहते हैं कि क्या गुजरात सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है नियम और कानून का, उसका पालन किया है या नहीं है किया है, इतना बता दें हमें। मैं तो अरुण जेटली जी से पूछना चाहता हूं कि जब उनका कॉल रिकॉर्ड निकाला गया था तो बड़े नाराज हुए थे और उन्होंने एक अच्छा खासा ब्लॉग भी लिखा था। उस ब्लॉग को मैंने के जरिए उनसे पूछने का प्रयास किया है, उसका उत्तर उन्होंने दिया नहीं है। लेकिन वास्तविकता इस बात की है कि अरुण जेटली जी भी उनके मापदंड दोहरे हैं। एक मापदंड है खुद के लिए और एक मापदंड है दूसरे के लिए। तो ये तो उन्हीं के विवेक पर मैं छोड़ता हूं। हरिकेश जी, जिस पॉइंट को यहाँ पर शिराज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई ऐसा कानूनी वायलेशन हुआ है जो कि अपराध की कैटेगरी में आता है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि संघीय ढांचे में रहते हुए केंद्र सरकार उसमें कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकती है और राज्य सरकार को क्या करना है। राज्य सरकार ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई है, या तो उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद केंद्र सरकार भी देखे कि उसमें क्या है। और अगर कोई ऐसी चीज हुई है जिसमें कि कोई संवैधानिक ब्रेकडाउन है या संविधान का के किसी धारा का उल्लंघन हुआ है जिसमें केंद्र का हस्तक्षेप आवश्यक है, तो फिर केंद्र को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। ये एक विवाद ऐसा है जिसकी कानूनी स्थिति क्लियर होनी चाहिए, पहले स्पष्ट होनी चाहिए कि स्थिति उसकी क्या है। और एक मुद्दा ये बन गया है और मुद्दा कितना बड़ा है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पहली बार ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी डायरेक्ट उसमें एक केस में इस तरह से उनका नाम है। अभी उनका नाम सीधा नहीं आया है। अभी उनके जो एक सिपह सालार हैं जो आजकल यूपी के इंचार्ज बने, अमित शाह, उन्होंने किसी साहब का नाम लिया है। अब वो साहब कौन है, ये जो गोयल ने जो तस्वीरें जारी की हैं, अगर उसको हम देखें कहीं ना कहीं उसमें साफ है वो चीज। तो अगर कोई ऐसी तस्वीर आई है जिसमें यहाँ मैं इंटरव्यू करना चाहूंगा हरकेश जी, माफी चाहता हूँ रोकने के लिए। अगर उस तस्वीर को देखिए तो उस तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे ये परिलक्षित होता हो। हरकेश जी भी नेता है, अपने क्षेत्र में जाते होंगे, तो इनसे कितने लोग ऐसे मिलने आते होंगे जिनको ये बाद में शायद ना पहचान पाए। तो सिर्फ एक ऐसी तस्वीर के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब ये
जानकार थी या नहीं थी, या फोन टैपिंग हुई कि नहीं? इस सवाल का जवाब हरकेश अगर फोन टैपिंग हुई होगी तो हुई होगी, उसका तो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। जो तस्वीर हरकेश, लेकिन तस्वीर सही बात है, हम लोगों के साथ कहीं भी हम जाते हैं एक मंच पर, कई तो ऐसे ऐसे लोग खड़े होते हैं जिनके बारे में जब फोटो छपता है तब कोई बताता है कि साहब ये जो पीछे खड़ा है इसने 3 मर्डर किए हुए, वो मंच की भी तस्वीर। अच्छा, और अब मंच पर तो भीड़ उस तरह होती है, कोई रोक टोक तो होती नहीं, क्योंकि पुलिस और एसपीजी तो सबके लिए लगी नहीं रहती है, जिससे मन में आता है वही आकर के बैठ जाता है। कुछ वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं, कुछ लोगों को रोकते हैं, कुछ लोगों को आने देते हैं, जिससे डरते हैं उससे उसको नहीं रोक पाते। और आप मान लीजिए यहाँ से चले गए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, कहीं दूसरे स्टेट में गए, जहां अपने जिले को छोड़कर अपने ही स्टेट के किसी और जिले में गए, आप कैसे लोगों को जानेंगे कि जो लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं उसमें कौन अपराधी है और कौन अच्छा है कौन बुरा है? ये तो स्थिति बड़ी नेताओं के साथ बड़ी बड़ी समस्या है, और आप रोक सकते नहीं किसी को, क्योंकि आप एक को रोकेंगे 10 आदमी उसको देख के नाराज होते हैं। देखिए साहब ये कैसा आदमी है जो उनको नहीं जानते। जब भी आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे इस तरह से कि किसी कार्यक्रम में, नहीं, ये बात आपकी ठीक है, ये बात ठीक है, जिनको आप नहीं जानते हैं, अब उस आधार पे किसी को दोषी करार देना तो मतलब ना कानूनी तौर पर जायज है, ना नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। नहीं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे मामले में सरगर्म नजर आ रही है, आखिर उसे किस तरह से यहाँ तो कई सवाल उठ सकते हैं कि इस देश में बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे केसेस हैं, और देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आए दिन इससे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। ये अगर एक अंग्रेजी में कहावत है कि ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन वाली बात है, कि इसे बढ़ा चढ़ा कि चूंकि सिर्फ मोदी का नाम इन्वॉल्व है इसलिए इसको बहुत ज्यादा खींचतान दिया गया, जबकि इस मामले को लेकर लड़की के पिता की सफाई आ चुकी है, तरह तरह के बयानात आ चुके हैं कि साहब नहीं इन्वॉल्व थे। उसके बाद भी अगर क्या कहते हैं केंद्र सरकार को, क्या इस देश के सारे मुद्दे खत्म हो गए? क्या गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दे सरकार के पास से खत्म हो गए कि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास देश के गृह मंत्री को बस यही काम बचा है कि साहब आप कहिए कि हम इसकी जांच करेंगे? नहीं, अगर ये बात आप गृह मंत्री से कहेंगे तो गृह मंत्री जरूर कहेंगे कि वो दूसरे बहुत सारे मामलों की जांच तो कर ही रहे हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले, स्पेशली मोदी जी की बात आ रही है कि मोदी जी के लिए बहुत सारे मामले ऐसे हैं, बहुत सारे जघन्य मामले ऐसे हैं जिस पर सरकार के मंत्रियों को जांच करना तो दूर कहिए साहब, उनको पता भी नहीं होता कि देश के इस हिस्से में इतनी बड़ी घटना हुई है। मोदी जैसे साफ सारी घटना देखिए, कोई घटना घट जाती है तो एकदम से आपको जानकारी तो तभी मिलेगी जब उसकी जानकारी की किसानों की खुदकुशी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उस पर मुझे नहीं लगता है कि पिछले 6 महीने में किसी भी सरकार के बड़े नेता का कोई बयान आया हो कि साहब हम इसको एकदम खामियों को दूर करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि जो देश का अन्नदाता है उसके जीवन की रक्षा हो। चूंकि एक मामला मोदी से जुड़ता है, मोदी खबरों में है, मोदी सुर्खियों में है। नहीं, देखिए अभी आप दूसरी बात लेकर मोदी का नाम, हरकेश जी मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछता हूं। नहीं, हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। देखिए मोदी का नाम अगर कहीं जुड़ता है तो मोदी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, अगर उनका नाम कहीं जुड़ेगा तो बेशक सबकी निगाह उनकी तरफ जाएगी। उसमें क्या जायज और क्या नाजायज है वो एक अलग सवाल है, लेकिन अगर उनका नाम किसी भी बात से, चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो या जैसी भी बात हो, अगर कोई जुड़ेगा तो एक व्यक्ति जो इतना महत्वपूर्ण बना है देश के अंदर, उसके साथ अगर कोई घटना जुड़ती है तो उस पर सबका निगाह जाना तो लाजमी है। लेकिन आप करते क्या है आगे वो एक दूसरा सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है, लेकिन आपने एक सवाल दूसरा खड़ा किया, आपने ये कहा कि दूसरों के बारे में नहीं कुछ किया जाता है। तो इस देश के अंदर जितने भी कानून बने हैं और जो व्यवस्था बनाई गई है वो सबके हितों की रक्षा के लिए ही बनाई गई। उससे अलग बात है कि उसके बावजूद बहुत से लोग कानूनों का दुरुपयोग करते हैं, नहीं मानते हैं, गलत काम करते हैं, इसीलिए उनको अपराध करने वाले लोगों को दंड देने की भी व्यवस्थाएं बनी है। अब इसके बावजूद भी चीजें नहीं रुक रही है तो अलग सोचने का विषय है। व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मेरा सवाल सिर्फ आपसे, आप अपनी राय इस पे बता दीजिए कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर देश का गृह मंत्री, भारत जैसे देश का गृह मंत्री ये आके कहे कि साहब हम इसकी जांच कराएंगे? देखिए ऐसा सवाल यह है कि किसी की प्राइवेसी का मामला है, जासूसी हुई है यहाँ पर। अब सवाल यह है कि क्या उस लड़की ने आके आपसे कंप्लेंट की? क्या केंद्र सरकार से आके ये कहा गया, ये दरखास्त की गई कि साहब इस राज्य में मेरे हित सुरक्षित नहीं है? केवल डिफेम करने के लिए, मोदी जी को डिफेम करने के लिए मेरा सवाल ये है कि जी के सवाल बहुत जायज हैं। मेरा सवाल ये, क्या लड़की ने आके आपसे कि अश्वनी जी को बोलने दीजिए। सवाल यह है कि मेरा सवाल अंजर आपसे भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या उस लड़की ने आके केंद्र सरकार से ये कहा, महिला आयोग से शिकायत की कि मेरी प्राइवेसी को वायलेट किया गया है? क्या उसने कोई लिखित, मौखिक कोई शिकायत आपको दी कि राज्य में मेरे हित सुरक्षित नहीं है साहब, इसलिए जो है केंद्र इसकी जांच कराए?
क्या ऐसी कोई शिकायत आपको मिली है? कहने की जरूरत महसूस होती है श्रीनिवास? क्या इतना प्रोएक्टिव ये कहने की जरूरत महसूस होगी कि जो है किसी ने हर मामले ये कहे कि साहब यहाँ पर जो है हमने मर्डर किया या इस तरह की क्या हर मामले में आपका कहना है कि फरियादी तो बात करे कम से कम आके, फरियादी कहां आ रही है? क्या हर मामले फरियादियां कहां है? जब कोई केस होता है तो जरूरी है कि वहां पर जो है क्या कहते हैं कोई एफआईआर दर्ज कराई जाए या कहा जाए कि साहब इस तरह की बात है। हाँ है, क्योंकि देखिए अभी गोवा पुलिस कह रही थी, अभी पिछले दिनों लेते हैं, लेकिन गोवा पुलिस बार बार कह रही थी, अभी ये जो घटना घटी है जो इसका गोवा में जांच चल रही है, गोवा पुलिस बार बार ये कह रही थी कि अभी हमको लड़की की तरफ से कंप्लेंट नहीं मिली है, इसलिए वो कुछ कदम जो उठा सकते थे उसके लिए वो रुके रहते थे, वो नहीं कर रहे थे। जब इसने जा करके वहां पर कंप्लेंट किया है तब वो आगे बढ़े हैं। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था इसमें है तो ये बात तो ठीक है, उस लड़की ने तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, बल्कि उनके फादर ने कुछ कह दिया कि हमने खुद कहा हुआ था कि आप उनको सुरक्षा दीजिए और देखिए कि देखिए तो, सारी चीजें तो ठीक है, पर ये सीधा केवल मोदी जी को ऐसा करने की बात है। कानूनी दांव पेच ऐसा है, सवाल ये है कि जब आप कानून के झमेले में फंसेंगे तब तो ये फिर कोर्ट ही तय करेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो पुलिस उसमें अपने आप एफआईआर करके कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अंदर मेरा सवाल ये है कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जहां कंप्लेंट नहीं है उसके बाद भी हिंदुस्तान जैसे बड़े देश का गृह मंत्री ये कहे कि साहब हम इस मामले पे नजर बनाए हुए हैं, हम इस पर क्या कहते हैं जांच करेंगे। ऑलरेडी उस पर पूर्व अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी अगर वो इस बात को कहता है कि उसको सिर्फ इस वजह से जो है पद से हटाया गया, कहीं ना कहीं गंभीर है बात। गंभीर है साहब, तो वो तो पूर्व जिस अधिकारी ने बात कही है उनके पास भी कानूनी विकल्प थे, जाते कोर्ट में क्या कहते हैं को अगर सरकार के पास जाते, सरकार नहीं सुनती, केंद्र के पास आते, केंद्र नहीं सुनता, कोर्ट के पास जाते, कहीं तो है शायद सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो प्रदीप शर्मा। हाँ, मामला हाईलाइट होने के बाद, मामला प्रकाश में आने के बाद एक चलन चल, शायद उन्होंने ही हाईलाइट भी किया है, एक चलन चल गया है अपने देश में कि कोई मामला जब सुर्खियां बन जाए तो साहब उस पर एक बयान दे दीजिए। तो आपको लगता है कि राजनीति हो रही है, इस पे खुलकर राजनीति हो रही है ना? इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मैं ना मोदी समर्थक हूं ना मैं बीजेपी समर्थक हूं, लेकिन उसके बावजूद देश की सरकार के पास कई और अहम जिम्मेदारियां हैं, कई और अहम काम है, कई और अहम मुद्दे हैं। साहब अगर आपके पास कंप्लेनेंट आए और ये कहे कि राज्य की सरकार मेरी सुनवाई नहीं कर रही, सरकार तो ही ठीक होती है जो बड़े मुद्दे और छोटे मुद्दे दोनों पर ध्यान देती है। नहीं तो पहले लेकिन मेरा ये कहना है कि आपके पास कई बड़े ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह से अमित शाह के बारे में जो बातें सामने आई, उस ऑडियो टेप में जो बात खुल करके आई है कि जो एक निर्देश दिया जा रहा है कि बंजारा की तरह इन्हें जांच चल रही है, जांच चल रही है ना, हम उसको डिसाइड कैसे कर सकते हैं? मोदी जी के नाम से इंक्वायरी कमीशन बना लीजिए जी, आप अपना इंक्वायरी कमीशन बना लीजिए, आप कोर्ट में चैलेंज कीजिए। इस देश में एक पूरी व्यवस्था है, पूरी प्रक्रिया है जिसमें सबको विश्वास है, आप उसको फॉलो कीजिए। आप बीच में क्यों आ जाते हैं कि साहब नहीं हम इसकी जांच कर रहे हैं? आपसे कोई सवाल पूछे बोले साहब कानून अपना काम कर रहा है, एक प्रक्रिया चल रही है, इंक्वायरी बनी है जी, उस पर डिस्प्यूट इसलिए हो रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ, सरकार के मुखिया के खिलाफ ही बातें कुछ उठी हैं और उसी सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दिया, तो लोगों के मन में कहीं कहीं ये बात है उनके जहन में कि ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी सही जांच नहीं कर पाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा मामला था जिस पर जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, इतना छोटा था या कुछ था, तो स्टेट की गवर्नमेंट ने भी उसकी जांच के लिए क्यों कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया? लेकिन हर एक चीज और बताना चाहिए कि जो कमेटी बनाई है, एक मिनट, जो कमेटी बनाई गई है, जो मेंबर है, इससे पहले कई ऐसे मामला आए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को वही लोग जिन्होंने वहां क्लीन चिट दी है वही लोग इस कमेटी में शामिल है। इस वजह से अगर कोई सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिर्फ जनरलाइज बात कर रहा हूं कि अब तथ्यों के आधार पर अगर किसी को क्लीन चिट कोई कमीशन या कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी दे दे तो आप उससे सवाल खड़ा कर दीजिए। ऐसा नहीं है, आपके पास विकल्प हैं। हरकेश जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या यदि वो लड़की केंद्र सरकार के पास आती है और कहती है कि मैं राज्य की जांच से खुश नहीं हूं, तो क्या केंद्र सरकार उसकी जांच नहीं करवा सकती है? लेकिन साहब पहले मामला तो ज्यादा क्लियर होगा कि केंद्र सरकार करे, अगर वो कहती है कि अगर इस इंक्वायरी कोर्ट में ऊपर भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट पास जा कहीं भी जा सकती है। अगर क्या इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से वो असंतुष्ट है तो क्या वो उस स्थिति में केंद्र के पास नहीं, कहीं भी जा सकती है, केंद्र सरकार के पास भी जा सकती है, कोर्ट में भी जा सकती है। आप इतना धैर्य तो रखिए, इतनी जल्दबाजी क्यों? सवाल यह है कि इस मुद्दे पर, एक ऐसे मामले पर इतनी जल्दबाजी क्यों? शिराज, जल्दबाजी
बिल्कुल सही बात है कि इसको आप राजनीतिकरण कर रहे हैं और उस व्यक्ति का कर रहे हैं, और उस ऐसे मौसम में जब चुनाव का सीजन चल रहा है कई राज्यों में, आपके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको आप उठाएं उस नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, तो आपने इस मुद्दे को उठा लिया। ठीक है, मुद्दा ठीक है जो भी है, पर उसकी जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं आ जाती, उसके लिए एक एजेंसी बनी हुई है बकायदा, जब वो एजेंसी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक आप किसी आदमी को कल्प्रिट कैसे कर सकते हो, किसी अपराधी घोषित कैसे कर सकते हो? ये अपराधी किसने घोषित किया है? किसी ने तो ये कहा नहीं। जांच की बात अभी तक चल रही है, अभी किसी ने जांच, डबल जांच, इसका मतलब ये मीडिया के थ्रू आप अगर साफ सुथरे हैं तो फिर जांच हो जाने दीजिए। और कर तो रहा आप वहां कीजिए, ये यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल कर तो रहे हैं, दोनों जगह एक जगह जांच चल तो रही है। और हमने तो इस बात का विरोध नहीं किया है कि जांच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जांच तो चली रही है बकायदा, उसके लिए एक आयोग गठित किया गया है, परंतु वो सारे कानून के दायरे में तो हो। हम तो केवल इतना निवेदन कर रहे हैं कि सारी चीजें कानून के दायरे में हो, कानून के बाहर जाके और उस इश्यू का पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए उस बात को नहीं किया जाए, केवल इतना सा मुद्दा है, या किसी को डिफेम करने के लिए ना किया जाए। कोई भी नहीं कहेगा कि किसी को डिफेम करने के लिए या कानून के बाहर जाकर के या अनावश्यक रूप से किसी को हरेस करने के लिए कोई काम किया जाए, तो कोई ही नहीं कहेगा। जो चीज आवश्यक है, जो कानून के दायरे में आती है, जिसकी आवश्यकता है, जहां पर लगता हो कि कानून का कोई वायलेशन हुआ है, वहां पर जो आवश्यक कदम हो उठाने चाहिए। बिल्कुल। चलिए, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश जी आपका, शिराज आपका, अश्वनी आपका, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज।